$3,500 करोड़ की धोखाधड़ी, 6,500 से ज्यादा शिकार, वो भी अमेरिकी नागरिक, और साल भर से ज्यादा वक्त से ये धोखाधड़ी चल रही थी। जी हां, मुंबई के कॉल सेंटर से चल रही जालसाजी ने पूरे देश को चौंका कर रख दिया है। इस मामले की तफ्तीश तो पुलिस कर रही है, लेकिन इसने कुछ सवाल जरूर खड़े किए हैं जिनके जवाब ढूंढने जरूरी है। और सबसे अहम सवाल कि हम और आप कैसे इस तरह की जालसाजों से बच सकते हैं, आज हम इसी पर कर रहे हैं खास चर्चा, जिसमें शामिल हो रही हैं नेस्कॉम की सीनियर वाइस प्रेसिडेंट संगीता गुप्ता, हमारे साथ हैं साइबर लॉ एक्सपर्ट विराग गुप्ता, और हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ेंगे पूर्व आईपीएस अधिकारी आफताब अहमद खान। इसके अलावा हमारे साथ इस कार्यक्रम में साइबर फ्रॉड की एक शिकार अवंता बंसल भी शामिल होंगी, जिनसे हम उनकी आप बीती सुनेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि क्या था मुंबई के फ्रॉड कॉल सेंटर का सच और उसका तरीका। ऑर्गेनाइज ये रैकेट चल रहा था। अमेरिकन नेशनल्स को कॉल किया जाता था, इनका टर्नओवर काफी ज्यादा था। सुना आपने, कमिश्नर साहब उन लोगों को चूना लगाने का जिक्र कर रहे हैं जो यहां से 7 समंदर पार अपने मुल्क में बैठे हुए थे, लेकिन इस बिल्डिंग में कॉल सेंटर चलाने वाले छात्रों के दिमाग से वो जरा भी दूर नहीं थे, और न ही दूर थी उनकी तिजोरी और उस तिजोरी में रखी गाढ़ी कमाई। बकौल पुलिस कमिश्नर ये शातिर वीओआईपी तकनीक के जरिए उन विदेशियों को अपने निशाने पर लेते थे जिनके इनकम टैक्स मामले में कोई गड़बड़ी रह जाती थी, और फिर फरेब और धौंस का ऐसा जाल बट्टा फैलाया जाता था कि निशाने पर आया विदेशी बिना लुटे नहीं रह पाता था। अमेरिकन नेशनल्स को कॉल किया जाता था, उनको बोला जाता था कि उनके खिलाफ कुछ राशि बकाया निकलती है, जो उनको $10,000 $8,000 कुछ भी बोला जाता था। दुनिया का कोई भी मुल्क हो, इनकम टैक्स एक ऐसा भूत है जो हर एक को डराता है। बस इस कॉल सेंटर के मास्टरमाइंड ने इसी भूत को अपनी कमाई का जरिया बनाया। पुलिस के लिए सबसे ज्यादा चौंकाने वाला पहलू ये रहा कि इस कॉल सेंटर को चलाने के लिए मास्टरमाइंड ने बेहद शातिर चाल चली थी, और वो चाल ये थी कि उसने कॉल सेंटर में काम करने वाले नौजवानों की पूरी फौज भर्ती कर ली थी। कॉल सेंटर में अच्छी तनख्वाह का लालच केवल उन्हीं लड़के लड़कियों के लिए था जो अंग्रेजी को अंग्रेजों की स्टाइल में बोलने में माहिर थे, और ऐसे करीब 600 से ज्यादा लड़कों और लड़कियों की भर्ती की गई थी जो पिछले कई महीनों से यहाँ काम करके अमेरिकी नागरिकों को चूना लगा रहे थे। तो देखा आपने किस तरीके से एक कॉल सेंटर में कुछ लोगों ने मिलकर 7 समुंदर पार यानी अमेरिका में लोगों को करोड़ों रुपए का चूना लगाया, और पूरे 1 साल तक ये गोरख धंधा चलता रहा, लेकिन किसी को पता नहीं लगा। अब हमारे सारे पैनलिस्ट हमारे साथ जुड़ गए। विराग, जिस तरीके से बात निकलकर सामने आई है बहुत डरा देने वाली है। देखिए, आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इस हद तक कर गए गलत काम में कि आपने अमेरिका में बैठे लोगों को चूना लगा दिया, तो फिर जो भारत में बैठे हैं उनके लिए तो ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक बात है। निश्चित तौर पे, और टेक्नोलॉजी के मिसयूज से भी बड़ी 2 बातें हैं जो शायद हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि अमेरिका में 2 सिस्टम का फेल्योर हुआ है। पहला, वहां पर इनकम टैक्स का जो डेटा है वो कहीं ना कहीं से वो लीक हुआ है, ब्रीच हुआ है, वो वहां के कॉल सेंटर से या जहां से भी हो। दूसरे नंबर पे अमेरिका का बैंकिंग सिस्टम कोलैप्स हुआ है। इस पूरे जो फ्रॉड से पता चलता है, क्योंकि जो पैसा वहां से लिया गया है वो प्री लोडेड कार्ड में जब लिया गया, फिर पैसा वहां से निकाला गया, फिर हवाला से भारत में या जहां भी भेजा गया, और इसके तार ऐसा अभी जो बता रहे हैं, जो इन्वेस्टिगेशन के जो अभी इंडिकेशन आ रहे हैं कि यूके और ऑस्ट्रेलिया में भी इसके लिंक हो सकते हैं। तो कितना बड़ा है। और जो हमारे लिए घबराने वाली बात यह है कि भारतीयों का जो डेटा है और जो विदेशों में रखा जा रहा है, अमेरिका में, आयरलैंड में, यूरोप में, तो हम कितने सुरक्षित हैं। मैं समझता हूं कि इन विषयों पर और अधिक अब चर्चा करने की आवश्यकता है। बिल्कुल बिल्कुल। संगीता भी हैं यहाँ पर हमारे साथ नेस्कॉम से। संगीता, जिस तरीके से ये घटना घटी है, भारतीय जो बीपीओ या कॉल सेंटर्स होती है उनकी एक अपनी इमेज है दुनिया में, लेकिन ये जो बात सामने निकल कर आई उससे एक बहुत बड़ा धक्का लगेगा भारतीय बीपीओ की इमेज को, क्या कहेंगी आप?
अगर आप ये मामला देखते हो तो ये एक फ्रॉड कंपनी काम कर रही थी जो अपने आप को एक कॉल सेंटर पोस्ट करके अमेरिकन नेशनल्स को फ्रॉड कर रही थी उनके लिए। बहुत संगीन मामला है। इंडियन कंपनीज को इमेज को यस थोड़ा डेंट भी लग सकता है क्योंकि सब अज्यूम करते हैं कि इसी टाइप की सारी कंपनियां हैं, पर अगर आप कंपनियों को देखते हो जो NASSCOM के मेंबर्स हैं जो हमारे साथ काम करते हैं उनके वो बिल्कुल जेन्युइन काम कर रहे हैं। वो अमेरिकन कंपनीज के साथ बहुत अच्छा बिजनेस कर चुके हैं और उनको सबको इन फ्रॉड कंपनीज के साथ मिलाना ठीक काम नहीं है। हमारा ये व्यू है कि फ्रॉड सब जगह होता है, पर जरूरी ये है कि ये फ्रॉड पकड़ा गया है। हमारी पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया है इसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए और इस प्रोसेस से जो पकड़े गए हैं लोग उनको एग्जाम्पल बना के ऐसा कुछ और भी हो उसको बंद करना चाहिए। राइट। आफ्ताब अहमद खान साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, पूर्व IPS हैं। खान साहब, पुलिस के पास भी एक अपना साइबर सेल होता है और वो इस तरीके के फ्रॉड्स को पकड़ती है, लेकिन जिस तरह का ये मामला सामने आया 1 साल तक चलता रहा, पुलिस को इसकी भनक भी नहीं लगी, तो क्या ये माने कि पुलिस की जो एक टेक्निकल नॉलेज है उससे हमेशा ये जो फ्रॉडस्टर हैं, ये जो धोखाधड़ी करने वाले हैं वो आगे रहते हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है। बात यह है कि आजकल कॉल सेंटर्स इतने ज्यादा हो चुके हैं। मुंबई में ठाणा और रूरल एरियाज में भी हजारों कॉल सेंटर्स हो गए। अब पुलिस हर एक पे तो वॉच रख नहीं सकती और जब तक कि कोई डिफ्रॉडेड आदमी जिस पे फ्रॉड किया गया, जब तक कि वो पुलिस को कंप्लेन नहीं करेगा तो पुलिस हर एक कंपनी को, हर एक कॉल सेंटर को जाके चेक कर नहीं सकती है। तो ये लोग इतने साल तक, साल भर से चीट हो रहे थे। उनमें से किसी ने तो भी पुलिस को कंप्लेन करना चाहिए था, किसी ने IRS को कंप्लेन करना चाहिए था, किसी ने FBI को कंप्लेन करना चाहिए था। लेकिन उसमें से इतना ही, मुझे तो इतना ही इज़हार होता है कि जो लोग, शायद बहुत से लोग टैक्सेस अपने IRS को पे नहीं कर रहे थे, जो अपने टैक्सेस पे नहीं करना चाह रहे थे, जो छुपा रहे थे, वो इतने जल्दी घबरा गए। अदरवाइज इस किस्म का डायलॉग जो मैं पढ़ रहा हूं कि 30 मिनट्स में अगर आप जवाब नहीं देंगे और ये कॉल अगर बंद कर देंगे तो 30 मिनट्स में पुलिस आपके पास पहुंच जाएगी, IRS का कंप्लेन पुलिस के पास पहुंच गया है, ये तो इतना रिडिकुलस है कि नॉर्मल आदमी बोलेगा ठीक है मेरे टैक्स रिटर्न्स क्लियर है। राइट। तो इसी डर का फायदा उठाया खान साहब उन्होंने। जी अन्विता हमारे साथ हैं, क्योंकि ये एक साक्षात आई हमारे साथ जो इस वाकये से गुजरी, ये इस कॉल सेंटर में नहीं लेकिन धोखाधड़ी इनके साथ भी, उन्हीं से जानते हैं। अन्विता, आपके साथ क्या हुआ था? मुझे एक आफ्टरनून HDFC बैंक से फोन आया। उस औरत ने बोला कि मैं HDFC बैंक से फोन कर रही हूँ एंड शी इवन टोल्ड मी, उसको मेरे ट्रांजैक्शंस मुझे लगता है मुझसे ज्यादा पता थे क्योंकि उसने मुझे फोन किया, मेरा नाम लिया, मुझे बोला कि वो HDFC बैंक से फोन कर रही है और उसने मुझे बोला कि आपने कभी अपने ये डेबिट कार्ड से कभी कोई ऑनलाइन शॉपिंग नहीं की है, आपके कोई ट्रांजैक्शंस नहीं है, तो आपके कार्ड में आपको बेनिफिट दिया है कि आप एनकैश कर सकती हैं वो जो भी पॉइंट्स जो भी रहते हैं। तो एंड शी साउंडेड वेरी कन्विंसिंग, वो बहुत कन्विंसिंग थी। मैं उसको, एंड वो बहुत घाई भी कर रही थी। द बेस्ट स्ट्रैटेजी ऑफ दीज फ्रॉडस्टर्स आर, वो लोग कभी टाइम ही नहीं देते तुमको सोचने का। ओके, वो बहुत सिस्टमैटिकली प्लान होता है। एंड मैं उसको बोल रही हूँ कि आई विल कॉल यू टुमारो, आई नीड सम टाइम बिकॉज आई वॉज बिजी, दोपहर का वक्त था, मैं ऑफिस में थी तो आई वॉज बिजी। तो मैं उसको बोल रही हूँ कि मैं आपको फोन करूंगी, बट वो सुनने को तैयार नहीं है। एंड देन वो मुझे RBI पॉलिसीज बोल रही है। वो मुझे बोल रही है कि अभी 1:30 बज रहे हैं, मैंने आपके पेपर्स प्रोसेस करना शुरू कर दिया है, नेक्स्ट डे इज अ बैंक हॉलीडे, तो आपके और डिले हो जाएंगे प्रोसेस, तो आप अभी मुझे बता दीजिए तो मैं पेपर प्रोसेस कर दूंगी, तो आपको 1-2 महीने के बाद मिलेगा। एंड देन वेरी सिस्टमैटिकली, वेरी स्मार्टली उसने मुझे मेरे डिटेल्स पूछे। एंड जब तो आपने सारे डिटेल्स बता भी दिए? हाँ, उसने मुझे बोला कि आपका कार्ड ये है, उसको मेरे कार्ड शायद पता, आप कन्विंस हो गई कि ये सही है, कि ये सही है, बैंक से ही कॉल है, क्योंकि 1-2 बार पहले भी मैंने बैंक के थ्रू ही ओवर द फोन ट्रांजैक्शंस किए थे एंड इट वाज वेरी कन्विंसिंग एंड वो हो गया था बराबर। तो इस वक्त मैंने किया, मैंने दिए डिटेल्स एंड वेरी स्मार्ट। वो लोग CVV कोड वगैरह बोलते नहीं है, वो लोग ये बोलते हैं आपके कार्ड के आगे का नंबर दो, पीछे का नंबर दो, एंड जब तुम काम कर रहे थे व्हेन यू आर बिजी तो आपने दे दिए एंड फाइनली आप विक्टिम हो गई उनके यस। जी। तो विराग, बहुत
एक साइकोलॉजिकल प्ले आपके ऊपर करते हैं, जैसे अन्विता बता रही हैं आपको मौका नहीं देंगे, बहुत आपसे ज्यादा जानकारी उनके पास है, तो क्या इसमें बैंकिंग सिस्टम से भी लीकेज है? ये तो जो फ्रॉड कर रहे हैं सो कर ही रहे हैं, लेकिन इतनी सारी जानकारी जब वो लेकर आते हैं तो सामने वाला कन्विंस हो जाएगा कि बैंक से ही कॉल है। मेरे पास इससे संबंधित पहले बहुत सारी शिकायतें आई और मैंने रिप्रेजेंटेशंस भी भिजवाए थे। हिंदुस्तान में इंश्योरेंस कंपनीज, फाइनेंशियल जो सर्विसेज देने वाले हैं, बैंक हैं, मोबाइल कंपनी हैं, ये सारे लोग जब कॉल सेंटर के थ्रू कॉल करते हैं तो कभी भी इनके ऑफिशियल नंबर आते नहीं हैं। और एक ग्राहक कैसे समझे कि उसके पास सही कॉल है कि गलत कॉल है? तो अगर आपका रिलेशनशिप मैनेजर है तो पहले नंबर पे जब भी अगर वो ऑफिशियल कॉल कर रहे हैं कोई भी बैंकिंग सिस्टम वाले, तो उनको ईमेल से आपको इन्फॉर्म करना चाहिए कि हम इस नंबर पे, दिस इज माय ऑफिशियल नंबर और इस नंबर से मेरा ये आदमी आपको बात करेगा। आपके पास अचानक कोई एक नंबर आता है, वो नंबर हैदराबाद का होता है, नोएडा का होता है, गुड़गांव का होता है, तो मैं समझ रहा हूं कि जो अभी जो पुलिस ऑफिसर भी बोल रहे थे कि हम कैसे चेक कर सकते हैं, वो नहीं चेक कर सकते हैं। लेकिन रेगुलेटरी बॉडीज का फेल्योर है कि जो जितने भी हमारे बैंकिंग सिस्टम में जो कॉल आती हैं उसमें रिलेशनशिप मैनेजर का नंबर पहले नोटिफाई हो, जिसमें नॉन नोटिफाइड नंबर ये मान के चला जाए कि ये गलत नंबर है, अनऑफिशियल नंबर है, ये नंबर आपको, ये आदमी जो बात कर रहा है ये आपको नुकसान पहुंचा सकता है। तो दोनों बातें हैं। पहले नंबर पे हिंदुस्तान में डेटा सिक्योरिटी काउंसिल बनी हुई है, तो डेटा सिक्योरिटी हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान के बाहर जो हमारा डेटा है, चाहे आधार के माध्यम से जा रहा हो, चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से जा रहा हो, या हमारे जितने भी हमारे दूसरे जो फाइनेंशियल डेटा जा रहे हैं, उन डेटा की सिक्योरिटी नंबर 1। नंबर 2, जो लोग आपको कॉल करते हैं हम कैसे समझें कि ये सही है कि गलत है? राइट। तो जो एजेंसी है, जो बैंक है, इट इज देयर ऑब्लिगेशन टू इन्फॉर्म दैट दिस इज द राइट नंबर। अब यहाँ पर संगीता, हम जानना चाहेंगे कि क्या क्योंकि ये पूरा जो कुछ रैकेट होता है ये टेक्नोलॉजी का सहारा लेकर चलाया जाता है, तो क्या टेक्नोलॉजी से ही ऐसी किसी चीज का तोड़ नहीं निकाला जा सकता? देखिए, एक तो बहुत जरूरी है कि सब कंपनीज को एक साइड से ना लिया जाए कि अगर एक कंपनी ने फ्रॉड करा है तो मतलब पूरी इंडस्ट्री ने फ्रॉड करा है। ये कंपनियां बिल्कुल फ्लाई बाय नाइट टाइप की ऑपरेशंस कर रही हैं, और अगर ये काम जो कर रही है बड़ी बीपीओ कंपनियों से कंपेयर करेंगे तो बिल्कुल गलत काम होगा वो। पर इमेज की जो बात है, हम पूरा एक नास्कॉम एक कैंपेन कर रहा है अबाउट बीपीओ इंडस्ट्री, और उसमें आप क्या क्या सीखते हो, एम्प्लॉइज के लिए क्या फायदा है, कस्टमर्स को कैसे वैल्यू एड करते हैं, और हम कैंपेन को और थोड़ा बढ़ाएंगे क्योंकि ऐसे इश्यूज उसमें डेंट थोड़ा कर सकते हैं। जी चलिए, तो यहाँ पर सबको मिलकर इस पूरी मुहिम में सामने आना होगा, आगे बढ़ना होगा, तभी ऐसे फ्रॉड करने वालों को रोक सकते हैं। हम लेंगे यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद बात करेंगे कि आप अगर इस तरह की कोई कॉल आती है, इस तरह की कोई मेल आती है, तो उसे कैसे पहचानेंगे, कैसे समझेंगे, और तब आपको कैसे रिएक्ट करना है। बात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। जी, हम आपको अलर्ट कर रहे हैं कि फर्जी कॉल किस तरीके से आपके बैंक अकाउंट से पैसे निकाल सकती है, आपके क्रेडिट कार्ड का मिसयूज कर सकती है, क्योंकि एक बहुत बड़ा मामला मुंबई में सामने आया है, जहां न सिर्फ भारतीयों के बल्कि विदेश में बैठे लोगों के साथ ये धोखाधड़ी हुई है। तो आप उससे कैसे बचे, इस पर हो रही चर्चा। हमारे सभी पैनलिस्ट हमारे साथ हैं। अन्विता, आपने जिस फ्रॉड की कहानी बताई, तो क्या जब ये हो गया आपके साथ धोखाधड़ी, तो कितने पैसे का आपको नुकसान था, और फिर आपने कहां जाके शिकायत की इसकी? मुझे नुकसान तो 25,000 का हुआ था, 24-25,000 का हुआ था। एंड मैंने तुरंत, इनफैक्ट बिफोर गोइंग टू द पुलिस, मैं पहले साइबर क्राइम गई थी। उनको मैंने बोला, उन्होंने एक 0 FIR भी की, उन्होंने मेरे कंप्लेन्स लिए। एंड वो सारे ट्रांजैक्शंस पेटीएम के थ्रू हुए थे, क्योंकि मुझे मैसेज आया कि पेटीएम अकाउंट एंड ऑक्सीजन वॉलेट के थ्रू हुए थे। तो मैंने जब अपने कंप्लेन्स रखे, एंड फिर उन्होंने बोला कि एक फॉर्मल कंप्लेन अपने नॉर्मल पुलिस स्टेशन में भी जाके करना है। बट प्रॉब्लम ये थी कि जब हम पुलिस स्टेशन ही जा रहे हैं, वो खुद ही बहुत लेम आंसर्स देते हैं कि आपको ध्यान देना चाहिए था, आपको चौकन्ना रहना चाहिए था, ऐसे केसेस में मिलते ही नहीं है। वो लोग तो सिम कार्ड चेंज कर देते हैं, वो लोग तो अपना फोन बंद कर देते हैं, एंड वो हमें ही समझाते हैं कि अरे आप कितने लकी हो कि सिर्फ इतने का नुकसान हुआ है, लोगों के तो लाखों जाते हैं। बोल रही है कि कोई बात नहीं, आपके सिर्फ 25,000। हाँ, 25,000 के, लोगों के तो लाखों जाते हैं। लेकिन अभी लोग रुके क्या लाखों जाने के लिए? ये आफ्ताब जी हमारे साथ। आफ्ताब खान साहब, जैसे अनिता खुद बता रही हैं कि ये खुद गई पुलिस स्टेशन शिकायत लेके, लेकिन बहुत ही
एक डल तरीके से इनको रिस्पांस मिला। उन्होंने कहा लोगों के लाखों चले जाते हैं, आपके तो सिर्फ 24-25 हजार गए, क्यों उतना परेशान हो रही। तो पुलिस का ये रिस्पांस भी है इस तरह के केसेस में। क्या पुलिस को हिचक रहती है कि कहां पड़ेंगे, टेक्नोलॉजी का मामला है, कैसे करेंगे, शायद नहीं हो पाएगा? क्या कारण रहता है कि इस तरह का रिस्पांस मिलता है लोगों को? आफ्ताब जी। नहीं, पुलिस ने अगर एक केस पे पुलिस ने रिस्पांस नहीं दी, पुलिस ने कंप्लेन लेने से रिफ्यूज की, तो पुलिस डिपार्टमेंट बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है। ऐसे नहीं कि पुलिस स्टेशन ने अगर रिफ्यूज कर दी और आपको पता है कि ये फ्रॉड है, तो आपके पास पुलिस स्टेशन के ऊपर एसीपी होता है, डिप्टी कमिश्नर होता है, एडिशनल कमिश्नर, राइट ऑफ द कमिश्नर। आपके पास इतने एवेन्यूज बाकी है। आपके पास स्पेशलाइज्ड क्राइम ब्रांचेस है जिनका काम है इन फ्रॉड्स में फ्रॉड्स को इन्वेस्टिगेट करना। हमारे पास इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग है जिनके पास लोग जा सकते हैं। सवाल ये है कि आप इस फ्रॉड में आने के बाद आप पुलिस के पास जाके सिर्फ कह देंगे कि मुझे किसी ने फोन किया था और 25,000 रुपए मेरे अकाउंट में से ले लिया, तो पुलिस से पहले आप जाके बैंक से मालूम करिए, अपने पर्सनल बैंकिंग ऑफिसर से बात करिए, आपका जो बैंकिंग एडवाइजर है उससे बात करिए। स्ट्रेट अवे पुलिस किस सेक्शन में ऑफेंस रजिस्टर कर सकती है, ये मुझे नहीं अब तक समझा। ये जो कॉन्स्पिरेसी है, ये तो जब काफी कुछ केसेस खुल के आए तब पता चला कि कॉन्स्पिरेसी है। तो बैंक्स, मैं आपको इतना बताऊं कि क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के बारे में बैंक्स के पीरियोडिकली एवरी बैंक के वार्निंग्स आते हैं। आप देखेंगे तो आपको एसएमएस और ईमेल आते ही रहता है। आज मेरे पास सी बैंक का है, एचडीएफसी बैंक का है कि प्लीज डू नॉट गिव योर नंबर। अवेयरनेस की तो हम बात कर रहे हैं खान साहब, क्योंकि होता क्या है ना, जो अभी ये भी अमृता भी बता रही थी और बाकी लोगों का अनुभव है कि इतना कन्विंसिंग होता है आप फर्क नहीं कर पाते। विराग, अगर ऐसी चीजें आ ही जाए आपके रास्ते में तो क्या कोई टिप्स आप देना चाहेंगे? क्या तरीका है जो लोग पहचान ले कि ये कॉल फर्जी है, ये मेल गलत है, इससे मुझे बच के रहना है? कैसे कर सकते हैं? देखिए, अन्विता ने बहुत सही पॉइंट बोला है। इनका तो 25,000 रुपए का मामला है और जिस तरीके से हमारे पुलिस अधिकारी साहब बता रहे हैं कि एसीपी, डीसीपी, एडिशनल कमिश्नर के पास जाएं, तो दिक्कत क्या होती है कि 25,000 रुपए से ज्यादा तो उससे अगले आदमी का हैरेसमेंट हो जाता है, तो आप उस मामले को परसू नहीं कर पाते हैं। राइट। जो मेन समस्या ये है कि सरकार को रिड्रेसल सिस्टम बनाना पड़ेगा, क्योंकि पुलिस इस तरह के टेक्नोलॉजी के मामलों को हैंडल करने में पूरी तरह से इक्विप्ड नहीं है। जैसे अभी हमारी बात आई, वीओआईपी की बात आई, वॉइस कॉल की बात आई, इसके बारे में जो ट्राई ने जो पेपर्स इशू किए हैं उनके कंप्लायंसेस नहीं हो रहे हैं। उसका जो इलीगल जो यहां से यूज हो रहा है वो सबसे चुनौती वाली बात है। दूसरे नंबर पे पेमेंट बैंकिंग के बारे में जो आरबीआई की गाइडलाइंस हैं, जैसे अभी अन्विता के साथ जो फ्रॉड हुआ उसमें कहीं ना कहीं से उसमें पेटीएम की दिक्कत थी। अमेरिका में जो प्री लोडेड जो कार्ड के थ्रू जो पेमेंट हुआ, तो ये जो पेमेंट बैंकिंग में आरबीआई की गाइडलाइंस जो कंप्लाई नहीं हो रहे हैं वो दिक्कत की बात है। तो मैं समझ रहा हूं कि आप कस्टमर के ऊपर एक लिमिट तक कॉशन कर सकते हैं, पर ये सरकार की जिम्मेदारी है कि बड़े पैमाने पर जो फ्रॉड हो रहा है उसको रोका जाए। राइट। तो यहां पर आपके पास कुछ उपाय हैं, लेकिन पर मैं इंटरप्ट करना चाहूंगा जी खान साहब ने कि पुलिस ने अभी क्राइम ब्रांच ने, मेरे ख्याल में थाना क्राइम ब्रांच के 200 ऑफिसर्स इस फ्रॉड को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। पुलिस इक्विप्ड है, पुलिस के पास मैन पावर है, पुलिस के पास विल है, लेकिन एक आइसोलेटेड केस पे हम ये नहीं बोल सकते कि पुलिस इक्विप्ड नहीं है। ऐसे केसेस काफी होते रहते हैं और लोगों का काम है कि अगर, और ये बोलना आप यहाँ पर बात सवाल पुलिस पे उठाना उतना बड़ा प्रश्न नहीं है, तकलीफ नहीं, लोगों को अवेयर करने की कोशिश हम ज्यादा कर रहे हैं। बहरहाल मुझे यहाँ पे ब्रेक लेना ही होगा। ब्रेक के बाद हम अपनी इस बातचीत को आगे बढ़ाएंगे और कुछ फाइन टिप्स आपको देखे जाएंगे कि कैसे आप इन चीजों से बच सकते हैं। छोटा सा ब्रेक, आप वापस आते हैं। यह रेड अलर्ट है आपके लिए। फर्जी कॉल से आपको बचना है। अगर आपने अपनी महत्वपूर्ण जानकारी अपने क्रेडिट या डेबिट कार्ड के बारे में दे दी तो ये आपको बड़ा चूना लगा सकते हैं। इसी पे आज हम कर रहे हैं बातचीत। वाकया है मुंबई का ही, जहां पर एक फर्जी कॉल सेंटर ने अमेरिका में बैठे लोगों को करोड़ों का चूना लगाया।
यहाँ पर नेस्कॉम की संगीता जी भी हमारे साथ। संगीता जी, ये जो सब कुछ चल रहा है, ये मुंबई में बड़ा सा कॉल सेंटर मिला, क्या नेस्कॉम ने अपनी जिम्मेदारी कुछ मानते हुए पता लगाने की कोशिश की है कि देश में इस तरह के कॉल सेंटर्स कहां पनप रहे हैं ताकि वहां पर पुलिस या अथॉरिटीज कुछ एक्शन कर सकें? देखिए, हमने 2-3 शहर आइडेंटिफाई किए हैं जहां पे ये ज्यादा फ्रॉड हो रहे हैं। एक नोएडा है, एक कोलकाता है जहां से बहुत कुछ हो रहा है, और तीसरा हमने अहमदाबाद और गुजरात के कुछ शहरों से ये ज्यादा फ्रॉड ओरिजिनेट हो रहे हैं। अब कहीं और से भी ऑपरेट हो रहे होंगे, बट इन 3 शहरों का नाम थोड़ा आगे है। हम यहाँ पे पुलिस के साथ काम कर रहे हैं, उनके साथ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कर रहे हैं ताकि कंप्लेंट्स जैसे ही आए वो जल्दी से एड्रेस हो सकते हैं। और अगर हम सोर्स को पकड़ के कुछ एग्जाम्पल्स बना देंगे, लोग अरेस्ट होंगे, फाइन्स लगेंगे, तो ऑटोमेटिकली बाकी लोग डरेंगे ऐसा काम करने से। जी चलिए, तो ये 2-3 शहर, खासतौर पे नोएडा कोलकाता का नाम तो बहुत ज्यादा सामने आता है। खान साहब, संक्षिप्त में आपसे, इन्होंने कहा पुलिस के साथ भी मिलकर नेस्कॉम काम कर रहा है, तो पुलिस जब इस तरह की घटना आपके साथ घट जाए, आपने जो जिन अधिकारियों के नाम लिए वो तो बहुत बड़े अधिकारी हैं, लेकिन फिर भी आम लोग क्या करें, किस सेल में जाके अपनी कंप्लेंट सबसे पहले और किस तरीके से पहुंचे ताकि उनकी बात सुनी जाए? अहमद साहब, आप सुन पा रहे हैं हमें? आफ्ताब साहब, लगता है मेरी आवाज उन तक पहुंची नहीं। खैर, विराग, मैं आपसे ही पूछूं, क्योंकि मैंने पहले भी आपसे कहा था कि अब जब अगर आपके पास ऐसी कॉल आ ही जाती है, आपके पास इस तरह की मेल आ ही जाती है, तो आपको बचना कैसे? आप सजग तो हैं, लेकिन कई बार वो इतने नए नए ट्रिक्स करते हैं। जैसे हाल फिलहाल में ऐसा सुनने में आ रहा है कि वो आपको कहते हैं कि आपका ये कैंसिल हो गया ऑर्डर, आपने ऑनलाइन कोई ऑर्डर किया था, उन्हें पता भी होता है कि आपने कोई ऑनलाइन ऑर्डर किया हुआ है और आपको लगता है कि हाँ मेरे पास तो सही कॉल आई है, आप बता देते हैं। तो रोज नए तरीके निकाल लेते हैं। देखिए, इसमें 3 बातें हैं। जैसा कि अभी इन्होंने बोला कि कुछ उन्होंने सेंटर्स जो आइडेंटिफाई किए, मैं आपको बड़ा एक रोचक फैक्ट बताऊं कि नोएडा में इस तरह के अपराधों की वृद्धि दर 4300% है, 4300। पूरे हिंदुस्तान में किसी चीज की इतनी बड़ी ग्रोथ नहीं होगी जितनी बड़ी कि इसकी है। और इसके लिए नेस्कॉम या सरकार क्या कर रही है? नंबर 1। नंबर 2, आम जनता क्या करे? आम जनता सजग है, और सजगता के लिए आरबीआई, बैंक और सारे लोग, आप लोग, सीएनबीसी सब बताते रहते हैं कि ये कर रही है, नहीं करें। सवाल इस बात का है कि अगर किसी के साथ सजगता के बावजूद भी कोई हादसा हो जाए, कोई किसी का क्रेडिट कार्ड मिसयूज कर ले, कोई किसी के बैंक अकाउंट से पैसे निकाल ले, कोई किसी को हैक कर ले, तो पुलिस के पास जब आप जाते हैं तो पुलिस अपराध के नेचर को ही समझती रह जाती है, अपराधी का तो पता चलता ही नहीं है। क्योंकि अपराधी को लोकेट करने के लिए जो रेगुलेटर्स को जो कंप्लायंसेस करना है वो कंप्लायंसेस नहीं होते हैं, तो वो अपराधी का ही पता नहीं चल पाता, क्योंकि वो अपराध इंटरनेशनल लेवल पे है। एक आदमी हैदराबाद से बैठ करके अमेरिका का सिस्टम इस्तेमाल कर रहा है और आप उसको कभी पकड़ ही नहीं सकते हैं। जी विराट, तो मैं समझ रहा हूँ समझा आपकी बात, क्योंकि इस तरह के अपराधों से समय मेरा समाप्त हो रहा है, इसलिए मैं यही कहूंगा कि इसमें सभी डिपार्टमेंट्स का एक साथ आना, नेस्कॉम की भी मदद की हम चाहेंगे और पुलिस भी अपने आप को इक्विप करे। लेकिन अब फिलहाल अगर इसे रोकना ही है तो जैसा अनविता के साथ हुआ, अगर आपके साथ आप चाहते हैं ऐसा ना हो, तो यही है कि आप किसी भी कॉल को जरा ध्यान से सुने, आसानी से अपने डिटेल्स ना बताएं, किसी भी मेल पे तुरंत भरोसा ना करें। ध्यान रखिए, डर और लालच, यही 2 चीजें हैं जिससे वो आपको फंसाने की कोशिश करते हैं। थोड़ा ध्यान रखेंगे तो जब तक नियम, एजेंसीज पुख्ता होंगी वहां तक पहुंचेगी, लेकिन आप खुद को इस तरीके से किसी भी फ्रॉड से बचा पाएंगे। तो आज की इस पेशकश में इतना ही। आप सभी का शामिल होने के लिए बहुत धन्यवाद। नमस्कार।